अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक केमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमने गैस की जो प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, उन प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अगर हमने बॉयज़ लॉ स्टडी किया था। प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद हमने जब बॉयज़ लॉ स्टडी किया तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ हमने कहा था कि वॉल्यूम का और प्रेशर का कोई ना कोई ताल्लुक और है। उसी ताल्लुक को स्टडी करने के लिए अब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्टडी करेंगे कि वो ताल्लुक हमने स्टडी किया कि उसके लिहाज से क्या है कि जब भी हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। इसी स्टडी से हम हमारे पास जो टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने डिस्कवर किया था केल्विन स्केल के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल के मुताबिक कि ये स्केल जो है ये टेम्परेचर डिनोट करेगा केल्विन इक्वल टू -273 के -273 तक ये मेजर कर सकता है, जिसको उसने नाम एब्सोल्यूट ज़ीरो का दिया। एब्सोल्यूट ज़ीरो। लॉर्ड केल्विन का ये कहना था कि जो केल्विन टेम्परेचर है हमारे पास -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की केल्विन -27 डिग्री सेल्सियस में था, इसलिए हम उसको नाम देते एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन कुछ ऐसे, इट इज़ द टेम्परेचर at which an ideal gas would be ज़ीरो। कहता है एक आइडियल गैस जिस टेम्परेचर पे ज़ीरो होगी, जिस टेम्परेचर पे एक आइडियल गैस का टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो उसको क्या कहेंगे हम कि ज़ीरो वॉल्यूम, उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। अब आइडियल गैस इज ए न्यू वर्ड फॉर यू कि आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस such gas which obeys all laws। आइडियल का मतलब होता है मिसाली। अब हम मिसाली गैस या आइडियल स्टूडेंट, मिसाली स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं जो सारे कवानीन और ज़वाबत को माने। इसीलिए ऐसी गैस जो सारे लॉज को ओबे करे, बेशक वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो, बेशक वो बॉयल लॉ हो, बेशक वो चार्ल्स लॉ हो। मतलब केमिस्ट्री में गैसेस के लिए जितने भी लॉज हैं उन सबको वो जब मानेगी तब जाकर हम उसको आइडियल गैस बोलेंगे कि ये गैस की आइडियलिटी है कि अब ये मिसाली बन गई है, अब ये नुमाया है। 0 केल्विन इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस के हमारे पास जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग थे वो हमारे पास दो स्केल्स हैं, स्केल्स सेल्सियस एंड केल्विन। क्या हमारे पास स्केल्स दो हैं, टेम्परेचर स्केल्स हमारे पास है दो हैं, सेल्सियस और केल्विन। अगर हम कन्वर्जन इनकी स्टडी करें, कन्वर्जन ऑफ केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में +273 के अगर हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। और जब हमने सेल्सियस में चेंज करना है तो हम केल्विन टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कि इस तरह हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं कि कन्वर्जन उनकी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने केल्विन की सेल्सियस स्केल जो है उसको स्टार्ट किया है, सेल्सियस स्केल के स्टार्ट
273 डिग्री सेल्सियस, -273 -200 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस और 0। ये कौन सा सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल, नेक्स्ट इज केल्विन स्केल। 0 केल्विन, 73 केल्विन, 173 केल्विन एंड 273 केल्विन। कि ये केल्विन स्केल है कि किस स्केल के लिहाज से हमने इनकी क्या की है, ये वेरिफिकेशन की हुई है कि इस लिहाज से जो है इनका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। ये था हमारा सेल्सियस एंड केल्विन स्केल अबाउट द टॉपिक ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास चार्ल्स लॉ। जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड बिफोर बॉयल्स लॉ, इसी तरह अब हम चार्ल्स लॉ स्टडी करेंगे। चार्ल्स लॉ इन 1787 was proposed by जेम्स चार्ल्स। कि जेम्स चार्ल्स ने ये प्रेजेंट किया था। इसमें इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि इस लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature when the provided pressure is kept constant। कि जब प्रोवाइडेड जो प्रेशर है वो जब kept constant होगा तो जो टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। P pressure is constant, V volume and T temperature। कि ये जो वेरिएबल्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एंड V इज इक्वल टू KT, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, K इज इक्वल टू V ओवर T। कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साइड रखने पर ही अकॉर्डिंग टू दिस इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, if the temperature of the gas is increased in volume is also increased। कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे हमने स्टडी किया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि V इज इक्वल टू KT, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड K विल बी इक्वल टू V ओवर T। कि इससे फिर हमने डेफिनेशन बनाई, K तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लीव कांस्टेंट एट अलॉन्ग द साइड। के वेरिएबल्स की बात करें जो कि वेरिएट होते हैं, जो अपनी वैल्यू से वेरिएट होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कि जब टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है इंक्रीज़ किया जाए, कि जो ही टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज़ करे जाएंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। कि टेम्परेचर जो है उसका वॉल्यूम पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर हम इसका स्टडी करें इनिशियल एंड फाइनल कंसिडरेशंस के साथ, इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस के साथ, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। कि दोनों K के बराबर होंगी। V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू K, V2 ओवर T2 विल बी इक्वल टू
के वेरिएबल्स V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 कि टेम्परेचर जो है वो वेरिएट करेगा जब इनिशियल पोजीशन से हायर फाइनल पोजीशन में जाएगा, और जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल में जाएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 कि इस पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी। इसी इक्वेशन से हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट थी वो ख़त्म हो गई थी, वो अलग एक जगह रह गई थी, लेकिन वेरिएबल्स जो थे वो इक्वल थे ईच अदर के। इक्वल होने के ईच अदर होने के लिए हम उसको इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम दो टब्स गैस मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन गैस, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हमने सेट किया एंड V इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब कि अगर हम ये अभी विदाउट टेम्परेचर के, टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस जो कि एक रूम में मौजूद है। ये है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में V इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट इज कि जब हम इसको हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस पिस्टन इज प्रेजेंट, गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, स्टैंड कि जो ही हम इसको हीट करेंगे, पहले हमारे पास जो टेम्परेचर था T1 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड V1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को चेंज करेंगे T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड V2 इज इक्वल टू 62 डिग्री सेल्सियस के। जो ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। इससे ये हमने देखा कि चार्ल्स लॉ को हमने प्रूव किया कि जैसे ही इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी होगा। रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर will also increase in volume of the substance कि वो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। उसका वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उस पर क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा जो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे कि कोलाइजन्स की वजह से वो क्या होगा, जब वो कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो उसके साथ ही वो अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे कि जिनकी एनर्जी जैसे कि हाई होती है वो अपवर्ड मूव करते हैं। और जब वो जो ही वो अपवर्ड मूव करते हैं उसकी अपवर्ड मूवमेंट से ही हम देखते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। कि जिधर पहले उसने 25 सेंटीमीटर क्यूब को की वॉल्यूम को घेरा हुआ था उधर उसने ही 62 सेंटीमीटर क्यूब का घेरा हुआ है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कंसंट्रेशंस आएंगी वो इस लिहाज से होंगे कि उसका सेंटीमीटर क्यूब भी जो है। ये थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ Charles law, which was given by J. Charles, which was a French scientist and mathematician and
बलोनी से डिस्क्राइब द गैसेस टेंड टू बी एक्सपैंड। उसने ये कहा था, ये उसका ये फिनोमेना था कि जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करती हैं, जो ही उनको टेम्परेचर मिले वो एक्सपैंड करती है टेम्परेचर से, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले स्लो होती है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो ही हाई होती जाती है तो वो एक्सपैंड करते हैं। ये था चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर्स को स्टडी करना है। फिजिकल स्टेट्स में हमने 3 स्टेट स्टडी किए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने स्टडी की लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड और सॉलिड और गैस में देखा कि मॉलिक्यूल जो थे वो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर थे, कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो काफ़ी हद दूर दूर पाए जाते हैं। दूर दूर होने की वजह से इनके ये है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, और जो ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी तो उससे क्या होगा कि वो जो है उनकी जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम स्ट्रॉन्गर होंगी या लेस वीकर होंगी उससे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वेरी डिस्टेंस करता है। इसी तरह सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होने की वजह यह है कि उनमें मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल करीब तक फिक्स पोजीशन में पाए जाते हैं। इसी जगह फिक्स पोजीशन में यह है कि गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें जैसे वो डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, मोबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी, ये प्रॉपर्टीज़ शो जो हमने प्रीवियस डिस्कस की थी, गैसेस ये प्रॉपर्टीज़ शो करती थी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे जो है लिक्विड भी ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं कि लिक्विड स्टेट में भी एवेपोरेशन होती है, डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है। इसी तरह हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। लिक्विड स्टेट में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, molecules at a distance. First of all, property is evaporation. The process of changing of liquid into gas is called evaporation। कि evaporation क्या होती है, लिक्विड फेज का गैस फेज में कन्वर्ट होना। जब भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, evaporation से बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, changing of gas molecules into liquid। evaporation तब होती है जब टेम्परेचर हाई हो, और कंडेंसेशन तब होगी जब टेम्परेचर लो हो। हाई टेम्परेचर, अब हमने evaporation करनी है, हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी भी टब में जब वाटर लेंगे तो वाटर की मौजूदगी में हम क्या होगा, उसको हीट अप करेंगे। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। जो ही उनकी हीट अब्जॉर्ब होंगी, उनके अंदर जो ट्रांसलेटरी मोशंस है वो मोशंस क्रिएट होंगे। मोशन की क्रिएशन के साथ ही उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होगी। जो ही काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे, मतलब मूवमेंट शो करेंगे, कोलाइजन्स शो करेंगे, वो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कोलाइड करेंगे। जो ही दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ
कोलाइड करेंगे कि उनके कोलाइजन से क्या होगा, उनकी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी, कि एनर्जी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होगी उनको एस्केप करने में कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी वो वहीं के वहीं कोलाइजन्स के बाद वो डेड हो जाएंगी, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। कोलाइजन्स के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़ीरो होती है? कोलाइजन्स के बाद काइनेटिक एनर्जी इसलिए ज़ीरो होती है कि अगर काइनेटिक एनर्जी उनमें हाई है तो फिर वो कोलाइड करके उनके अंदर मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, लेकिन अगर पहले ही मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो तो फिर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O लिक्विड फेज, इसको जब हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉयल होना शुरू होगा और गैस स्टेट में चला जाएगा। जब इसकी डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन एनर्जी होगी 40.7 किलो जूल पर मोल, कि अगर हमारे पास 1 मोल वाटर मौजूद है, उस वाटर को हमने हीट अप किया है। जब हम हीट अप करेंगे कि एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आएगा जब उसकी बबल्स बनेंगे, वो बबल्स क्या होगी, वो वेपोराइजेशन का प्रोसेस कैरिड आउट होगा। उस प्रोसेस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से उसकी जो एनर्जी है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करके अपवर्ड मूवमेंट शो करने लगे हैं। इसी अपवर्ड मूवमेंट के लिहाज से वो वेपोराइज होंगे। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं molecules are always स्टेट ऑफ मोशन, कि वो हर वक्त एक स्टेट ऑफ मोशन में मौजूद रहते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, कोलाइजन्स पैदा होती हैं उनमें। हाई काइनेटिक एनर्जी और कोलाइजन्स, हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से मॉलिक्यूल में जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है, उसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, कोलाइजन्स पैदा करते हैं, और कोलाइजन से क्या होगा, एनर्जी दोबारा ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस ऐसा है कि एवेपोरेशन जब हाई हो तो एवेपोरेशन हाई होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस पे मौजूद होते हैं, सरफेस ऑफ द एरिया एस्केप करते हैं। कि जो ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की हाई होती है। हाई मॉलिक्यूल एनर्जी से क्या करते हैं, वो अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एनर्जी। कि जैसे एक स्वेटिंग में कि ह्यूमन बीइंग को जब पसीना आता है तो वो क्या होता है, जो भी पंखे के करीब जाएंगे उनको ठंडक सी महसूस होगी। वो क्या फिनोमिना है, वो भी एवेपोरेशन का एक फिनोमिना है। कि जब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो अब्सॉर्ब करते हैं। मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जब वो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग अब्सॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग के बाद उनमें काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाई होती है तो फिर वो एस्केप करते हैं, यानी अपनी सरफेस छोड़ते हैं। कि उनकी हाई एनर्जी इस कदर हाई होती है कि वो अपनी जो सरफेस है उसको लीव कर सकते हैं। जो ही वो सरफेस को लीव करते हैं, नीचे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं एम्बेडेड लेयर में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए बॉडी को टेम्परेचर कूल्ड नज़र आता है, कि उसको ठंडक महसूस होती है। इस लिहाज से ये एक एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है। Evaporation has a great effect on temperature. एवेपोरेशन ऑन टेम्परेचर, कि एवेपोरेशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे। एवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे कैरी आउट हो सकती है, लेकिन जो ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एवेपोरेशन का जो फिनोमेना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे एवेपोरेशन डिपेंड करती है। फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, एवेपोरेशन का जो फिनोमेना है ये सरफेस एरिया पे होता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया
ग्रेटर विल बी एवेपोरेशन, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से एवेपोरेशन होगी। वो इसलिए क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एक एरिया में मौजूद होते हैं, अगर एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लेयर्स की फॉर्म में वो एम्बेडेड होंगे एक मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा मॉलिक्यूल, और जो ही वो सरफेस एरिया बड़ा होगा तो वो एक ही लेयर में मौजूद होंगे। इससे ये सीन होगा कि जैसे ही वो टेम्परेचर या हीट अब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने के बाद वो सरफेस को लीव आउट करेंगे, और जो ही अगर सरफेस एरिया कम होगा तो फिर वो सारे कलेक्टिवली सरफेस एरिया लीव आउट नहीं कर सकते। इसके बाद एवेपोरेशन जो है वो लार्ज सरफेस एरिया से ज़्यादा होती है, तब जाके स्मॉल एरिया से। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कप ऑफ टी है, वो उसकी कूलिंग का प्रोसेस काफ़ी वक्त लेगा। जैसे ही आप इसको सॉसर में डालेंगे, सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कप के निस्बत, इसलिए उसमें एवेपोरेशन है स्पीड अप होगी। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर अबाउट सरफेस एरिया। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट भी एवेपोरेशन पे बहुत ज़्यादा है, कि ग्रेटर टेम्परेचर होगा ग्रेटर टेम्परेचर ग्रेटर विल बी एवेपोरेशन, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो हाई होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द हीट एंड सराउंडिंग से, कि टेम्परेचर ज़्यादा से उनमें वाइब्रेशंस पैदा होंगी। जब भी किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन पैदा होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। इसी तरह एवेपोरेशन जो ही हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी स्पीडली या रैपिडली कैरी आउट होगा। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर होंगी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लो विल बी एवेपोरेशन, कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो एवेपोरेशन कम होगी। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है दो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट, कि दो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्शन की निस्बत से एक दूसरे के करीब किया हुआ है। जब तक वो अट्रैक्शन तगड़ी रहेगी या स्ट्रॉन्ग रहेगी, उस अट्रैक्शन की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यही है कि वो जो टेम्परेचर की वो होगी वो उसको ओवरकम नहीं कर सकती। जो ही वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी या मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दूर जाएंगे, दूर जाने की निस्बत क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से कम हो जाएगी, उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जैसे ही उसकी अट्रैक्शन कम होगी एवेपोरेशन लो होगी, एवेपोरेशन हाई हो जाएगी, और जो ही उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एवेपोरेशन लो होगी। क्योंकि एवेपोरेशन तो होती है कि मॉलिक्यूल्स का एवेपोरेट होना, इसीलिए जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर, कि वेपर्स किस प्रेशर में वेपोरेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature। वेपर प्रेशर तब क्रिएट होता है जब इंटरनली टेम्परेचर डिफरेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कि एक टेम्परेचर से हमने क्या किया, जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया फॉर एग्जांपल वाटर को ही, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो एवेपोरेट होने के लगेंगे। जो ही वो एवेपोरेट के लास्ट स्टेज में आएंगे तो वो अपने आप को रिजेंबल करेंगे विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर। कि एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होगा
तो एवेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर वेरीफाई करता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी प्लेस को उसने लीव आउट किया है, जो ही उसने अपनी प्लेस को लीव आउट किया है तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी लीविंग की, उसको जब वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ रेफ़र करेगा तो उससे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसने उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो कर दी, क्योंकि वो एक्सटर्नल टेम्परेचर की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा कम थी, और ज़्यादा कम होने की वजह से जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गया। इसलिए वेपर प्रेशर ऐसा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, प्रेशर एक एक्सर्ट किया है, वेपर्स ऑफ द लिक्विड ने एक प्रेशर बनाया है। प्रेशर कैसे बनाया है कि जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करते हैं, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर स्ट्राइक करते हैं। जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर स्ट्राइक करते हैं उनका प्रेशर इंक्रीज होता है। इसी प्रेशर के इंक्रीज की वजह से वो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी कैरिड आउट करते हैं। ये एवेपोरेशन तब होती है जब प्रेशर ऑफ द एक्सर्टेड लिक्विड ज़्यादा हो, कि जब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो एवेपोरेशन जल्दी होगी। लिहाजा एवेपोरेशन जो है वो कूल टेम्परेचर में इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो प्रेशर कम होता है। इसलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब बात की जाए तो वो इक्वल रहे, कि उनमें इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन किस लिहाज से कि जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मॉलिक्यूल्स ने अपना प्रेशर इम्पोज किया है उस प्रेशर की इम्पोजिंग को हमने टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ रिजेंबल करना है। जो ही इफेक्ट यानी टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन स्पीडली कैरिड आउट होगी, रैपिडली कैरिड आउट होगी। लेकिन वो नहीं कैरिड आउट होगी तो सिर्फ स्लो टेम्परेचर में नहीं कैरिड आउट होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट ये कहती है कि according to equilibrium state, when rate of vaporization and rate of condensation, rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन, कि यानी जो वेपर्स बन रहे हैं उसका रेट और रेट ऑफ कंडेंसेशन हम देख रहे हैं कि वेपर्स के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लेकिन वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करना। इक्विलिब्रियम तब आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जिनकी हाई है, जितने वेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी हो रहे हैं। ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक लिक्विड में से अगर 5 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है तो उसी काइनेटिक एनर्जी हाई की बदौलत क्या होगा, वो सारे एवेपोरेट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आकर अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे, कि जो ही वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल कंडेंसेशन के प्रोसेस में आएंगे। कंडेंसेशन के प्रोसेस में सब कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ रिएक्शन इज लिक्विड, डबल हेडेड एरो एंड वेपर, कि अगर हम लिक्विड को वेपर्स में बनाएं तो वेपोराइज होते हैं, अगर हमने वेपर्स को बनाए तो वो कंडेंस होते हैं, कि ये फिनोमेना दोनों तरफ चल रहा है। अगर हम मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट करें और मिक्सअप करें विद अदर एयर मॉलिक्यूल्स, को हम एक क्लोज सिस्टम बनाते हैं। ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे और मिक्सअप करेंगे एंड मिक्सअप विद अ क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में मॉलिक्यूल जो एवेपोरेट होंगे वो गैदर होंगे एक दूसरे की लिक्विड स्टेट से, और इनिशियली जो वेपर्स कंडेंस होंगे वो स्लोली टू रिटेन करेंगे लिक्विड में, कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन टर्न बाय टर्न चल कर
क्या बनाती है, एक इक्विलिब्रियम बनाती है रिएक्शन में। इक्विलिब्रियम तब आता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि रिएक्टेंट अपना काम करें और प्रोडक्ट अपना काम करें। जब रिएक्टेंट अपना काम करेंगे और प्रोडक्ट अपना काम करेंगे तो फिर यह होगा इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। इसी इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमने जो है वेपर प्रेशर और कंडेंसेशन स्टडी किया है कि कुछ टाइम के बाद जो कंडेंसेशन इंक्रीज होती है वो स्टेज तब आती है जब रेट ऑफ वेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बाद। कि फॉर एग्जाम्पल हम मुसलसल हीट करते जा रहे हैं फ्रॉम 1 आवर, कि 1 घंटे से अगर हम हीटिंग का प्रोसेस चेक कैरिड आउट है तो उस हीटिंग के प्रोसेस की बनस्बत क्या होगा कि वो मालिक्यूल्स जो अवेपोरेट तो हो रहे हैं लेकिन कुछ जो है वो कंडेंस तब होंगे जब मालिक्यूल्स की कंडेंसेशन की एनर्जी हाई हो जाएगी। और ये कौन सा, जितने मालिक्यूल्स वेपोरेट हो रहे हैं और जितने मालिक्यूल वापस आ रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। For example, equilibrium which will be dynamic. Dynamic equilibrium. Number of molecules. Number of molecules which are evaporating. And number of molecules which are coming back through process of condensation, जो कंडेंसेशन के प्रोसेस से वापस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल here are 3 diagrams for the elaboration of a dynamic equilibrium। कि मॉलिक्यूल जब उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो गई वो ग्राउंड के साथ ही मौजूद होंगी, जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो ट्रैवल करेंगे इन द कंटेनर और कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो वापस आ रहे हैं तो ये बहुत सारी 3 डायग्राम, इन 3 डायग्राम में क्या है, सबसे पहली डायग्राम जो ए है नेमिंग ए बी एंड सी कि सबसे पहली डायग्राम हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी फुल 0 है, अभी इनको टेम्परेचर या हीट अप नहीं किया गया। लेकिन इन द नेक्स्ट डायग्राम जो ही इनको टेम्परेचर मिला या हीट अप किया गया तो टेम्परेचर और हीट अप करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है, और जो ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है तो इन्होंने एवेपोरेट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट डायग्राम में ये है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस भी कैरी आउट हो रहा है और एवेपोरेशन भी कैरिड आउट हो रही है। कंडेंसेशन इस वजह से कैरिड आउट हो रही है कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर लो होने की वजह से जो है जो टेम्परेचर इंटरनली हाई है उसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को वापस भेजना और इधर से जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहे हैं। ये था हमारा वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जैसे हमने अभी एवेपोरेशन के फैक्टर स्टडी किए, इसी तरह वेपर प्रेशर के फैक्टर्स। फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर कैसी है, लिक्विड ऑफ नेचर डिपेंड करती है एवेपोरेशन, नॉन पोलर एंड पोलर के डिपेंड करती है उसकी नॉन पोलर की और पोलर की। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं करेंगे। जब पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी एवेपोरेशन का प्रोसेस कैरिड आउट होंगे। थर्ड ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे।
जैसे हमने प्रीवियस बात की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेपोरेशन के लिए, इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ रिस्पॉन्सिबल है वेपर प्रेशर के लिए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगे यानी स्ट्रॉन्गर होंगे तो फिर वेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वही फोर्सेस कम होंगी या वीक होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं कम होने की वजह से क्या होगा, तो वो फोर्सेस जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लोली कैरिड आउट हो सकता है एंड हाईली कैरिड आउट भी हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स में लो साइज्ड एंड हैवी साइज्ड के दो तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो उनको हम लो साइज कहते हैं, और एक जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो। ये भी डिपेंड करते हैं वेपोराइजेशन पे, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो जल्दी हीट अब्जॉर्ब करके वेपोराइजेशन का प्रोसेस कैरिड आउट कर सकता है, लेकिन जो ही अगर उसकी मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा तो उसको हीट अब्जॉर्ब करने के लिए भी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो ही ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब नहीं दे सकते किसी मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ही अगर रूम में 35 है तो बड़े मॉलिक्यूल जिनको 45 टेम्परेचर की ज़रूरत है या अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करने के लिए या अपने मोशंस और कोलाइजन स्टार्ट करने के लिए, तो फिर वो एवेपोरेट या वेपोराइजेशन का प्रोसेस नहीं कैरिड आउट कर सकते। इसी लिहाज में अगर कुछ मॉलिक्यूल जिनका जो वो है वो मॉलिक्यूल साइज़ कम है तो वो जल्दी इवेपोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि हमारे पास हेक्सेन है C6H14 एंड डिकेन C10H22, तो इनमें सबसे जो छोटा मॉलिक्यूलर साइज है वो हेक्सेन का है, क्योंकि वहाँ 6 कार्बन मौजूद हैं, इसलिए इसको जो एनर्जी चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी, इतनी भी लो नहीं चाहिए होगी, एक स्पेसिफिक लिमिट में चाहिए होगी। लेकिन अगर हम डिकेन की बात करें तो वहाँ कार्बन 10 है तो उसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी। ये था हमारा लेकिन जो C6H14 है वो ज़्यादा वेपोरेट करेगी और एक्सर्ट करेगी हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर एक्सर्ट इसलिए करेगी क्योंकि उसका जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होना ज़रूरी है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो बिल्कुल रेगुलर होती है कि वो काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करके ईजिली पास कर जाते हैं वो उस सेल को या मेम्ब्रेन को। लेकिन अगर इरेगुलर शेप होगी तो वो ईजिली डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो छोटे पोर्स या स्पेसेस मौजूद होती हैं उनमें वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वेपोराइजेशन कि हाई टेम्परेचर हाई वेपोराइजेशन, लो टेम्परेचर लो वेपोराइजेशन कि जितना टेम्परेचर हाई होगा या जितना टेम्परेचर लो होगा उसका वेपोराइजेशन से उतना ही कनेक्शन होगा। कि अगर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर हाई होगा, लेकिन एलिवेट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ करके हम क्या करते हैं उनको वेपोराइज करते हैं और वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। एलिवेट टेम्परेचर कहते हैं अबाउट द लिमिट कि एक लिमिट अगर हमारे पास मौजूद है हमने उससे ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना है। जब हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है वो वेपोराइजेशन जो कैरिड आउट होती है वो ज़्यादा स्पीडली कैरिड आउट होती है। जैसे अगर एलिवेटेड टेम्परेचर मिले वाटर मॉलिक्यूल्स को, उनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे वो अब्जॉर्ब करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे। जो ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी उसमें वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशंस कैरिड आउट होंगे। जो ही मोशंस कैरिड आउट होंगे साथ ही इनकी कोलाइजन स्टार्ट होगी। इसी कोलाइजन से क्या होगा वो स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे, इसी स्ट्राइकिंग की वजह से क्या होगा उनमें प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उसी प्रेशर से क्या होगा
कि इनका जो वही प्रेशर इनका एग्जर्ट करके हम वेपर प्रेशर बनाएंगे कि उसी प्रेशर से वेपर प्रेशर डिनोट होगा और एक्सटर्नल प्रेशर का भी पता लगेगा। अगर लो टेम्परेचर लो होगा तो फिर ये एलिवेटेड टेम्परेचर वाला जो प्रोसेस है ये काइनेटिक एनर्जी स्पीड अप करने के लिए वो कैरिड आउट नहीं हो सकेगा और वेपोरेशन भी कैरी आउट नहीं होगी। इसी तरह जब लो टेम्परेचर होगा तो वेपोराइजेशन जो है वो नहीं कैरिड आउट होगी, क्योंकि ना हीट अब्जॉर्ब होगी और ना उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। ये है हमारा टॉपिक अबाउट वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बॉइलिंग पॉइंट कि वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन स्टडी करने के बाद हम बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे टेम्परेचर पे क्या करते हैं, लिक्विड्स आके बॉयल करते हैं। जब लिक्विड्स बॉयल करेंगे तो इस स्टेज पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड्स का काफ़ी हाई होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होगा उसके बिल्कुल मुताबिक होगा। कि अगर वेपर प्रेशर एक किसी भी लिक्विड या मॉलिक्यूल का हाई होता है तो हाई होने से क्या होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो उसके बराबर खुद को हैंडल कर लेगा। जब वो उसके बराबर रिजेम्बलेंस में आ जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Becomes equal to atmospheric pressure या एक्सटर्नल प्रेशर के लिक्विड का जब जो टेम्परेचर होता है वेपर प्रेशर वो जब इक्वल आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज़ करता है जब कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और जो ही वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब वो जो लिक्विड होता है वो बॉयल करना शुरू हो, यानी उसमें बबल्स क्रिएट होना शुरू हो। बबल्स ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो गई है, इसी हाई एनर्जी में वो क्या कर रहे हैं, अब वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ रिजेम्बलेंस कर रहे हैं। जो ही एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ उनका जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंगली हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो वेपर प्रेशर के स्टेट में यानी वेपर्स के स्टेट में एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो जाती है, जब वो हाई काइनेटिक एनर्जी में आते हैं, जब वो अपवर्डली मूवमेंट शुरू करते हैं तब भी सॉल्यूशन बॉयल होता है। बॉयल होने से क्या उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है। जैसे हमने बीच के इनके वो फैक्टर स्टडी किए वेपराइजेशन एंड एवेपोरेशन के, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स का सबसे पहला नेचर ऑफ लिक्विड, जस्ट लाइक एवेपोरेशन के पोलर नॉन पोलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के पोलर और नॉन पोलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवेपोरेशन स्पीडली होगी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवेपोरेशन कम होगी। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट यहाँ है कि उनके फैक्टर्स में ये इफेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो उसको लूज़ नहीं करेगा। जो ही वो फोर्स लूज़ नहीं करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी तो गेन करेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर सकेगी। अगर किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ के रखें तो जब तक हम ना उसको छोड़ें वो नहीं छुड़वा सकता, अलबत्ता तब तक जब तक उसकी एनर्जी ना हाई हो सके। इसलिए जब तक एनर्जी हाई नहीं होगी, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम नहीं होगी, तब तक वो जो है लिक्विड एवेपोरेट नहीं हो सकता। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उन केमिकल्स की ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट उन केमिकल्स का ज़्यादा होता है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के बावजूद ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उसी अब्जॉर्ब करने पे
वो क्या होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करने पे वो एवेपोरेट हो सकेगा या एवेपोरेट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि जो डिपेंड करते हैं इस पे एक्सटर्नल प्रेशर, डिपेंडिंग ऑफ गैस ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट कंट्रोल किया जा सकता है एक्सटर्नल प्रेशर के लिहाज से कि जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो बॉइलिंग नहीं हो सकती, एवेपोरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एक्सटर्नल टेम्परेचर को भी कैरी आउट करना है, उन्होंने एक्सटर्नल टेम्परेचर को भी एज ए वाइस वर्सा लेना है। लेकिन जो ही एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई होगा एवेपोरेशन इतनी स्पीडली नहीं हो सकती। लेकिन अगर एवेपोरेशन टेम्परेचर मॉडरेट है, ज़्यादा हाई नहीं है, तो एवेपोरेशन कैरी आउट हो सकती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की है उन्होंने अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ही आके उसको सेटिस्फाई करना है। ये था इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intermolecular forces are forces present within the molecule, कि ऐसी फोर्सेज जो विद इन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। अट्रैक्शन फोर्सेस, कि जिन फोर्सेस ने अट्रैक्ट करना है। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एंड वीकर फोर्सेस, कि स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हो सकते हैं, वीकर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूल्स प्ले करती हैं इसमें बहुत अच्छा रोल, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी उसे गेन नहीं करने देगा, और जो ही वो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल्स अपनी स्पेस नहीं करेंगे और जो लिक्विड है वो बॉयल नहीं होगा। इसलिए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी हाई है उनमें बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये वो बहुत स्लोली बॉयल होते हैं। लेकिन जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, यानी जिनमें जो मॉलिक्यूल्स एट अ डिस्टेंस मौजूद हैं, इंटरमॉलिक्यूल के फोर्सेस क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके बिल्कुल करीब ले आते हैं। करीब लाने से क्या करते हैं, उसको एनर्जी अब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम नहीं कर सकती। और जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम नहीं कर सकती तो इससे ये पता लगता है कि जो लिक्विड है इसका स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन लिक्विड हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से यही है। और लो बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, उसके अट्रैक्शन की फोर्सेस को ओवरकम करेगा। जब वो फोर्सेस ओवरकम होंगी तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी। जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी तो वो जो मॉलिक्यूल है वो कुलैया स्टार्ट करेगा और वॉल्स के साथ प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे ही प्रेशर की क्रिएशन होगी तो वो एवेपोरेशन के प्रोसेस में जाएगा। लेकिन अगर ये सब प्रोसेस नहीं होता, यानी इंटरमॉलिक्यूल्स नहीं पाई जाती, तो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो होगा। फॉर एग्जांपल वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लो है, यानी वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है, इसलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू वाटर के, वाटर से भी ज़्यादा उसकी फोर्सेस वीक है। इसी वीक होने फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि वीकर फोर्सेस क्या करेंगे, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, कि वाटर से भी लो। ये हमें एग्जांपल्स इसको जस्टिफाई और एलैबोरेट करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट में कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये था आपका टॉपिक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।